नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। नाइट क्लब के दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा भारत से फरार हो गए। गोवा पुलिस ने बताया कि दोनों थाईलैंड के फुकेट में हैं। उनकी वापसी को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस घटना ने फिर से पुरानी यादों को ताजा कर दिया। 29 दिसंबर 2017 को मुंबई स्थित कमला मिल्स के एक पब में आग लगी थी, जिसमें 14 लोगों की जान गई, 55 लोग जख्मी हो गए थे। इतना ही नहीं, 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के AMRI अस्पताल में भीषण आग लगी, जिसमें 90 से ज्यादा मरीजों की जान गई थी। 25 मई 2024 को राजकोट की गेमिंग जोन में आग लगी, जिसमें बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हुई। गोवा की घटना कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन सवाल है कि ऐसी घटनाओं के बाद ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, क्यों नहीं सबक लिया जा रहा, ताकि ऐसे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। हर साल हजारों लोग भीषण आग की चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। वो जगह है गोवा के अरपोरा की, जहां 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जी हाँ, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और हमारे साथ जानी मानी एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील आभा सिंह इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा नीलम के मूर्ति जुड़ रही हैं, स्पेशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और भी खास मेहमानों को अपनी चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, हमारे कार्यक्रमों की अक्सर शोभा बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। सबसे पहले आभा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कोई और शहर होता है, कोई और दिन, और घटनाओं का थोड़ा सा स्वरूप बदल सा जाता है, लेकिन विभीषिका वही होती है और लापरवाहियां भी वही होती हैं। जो फाइंडिंग सामने आती हैं उसमें कोई बहुत ऐसा अंतर नजर नहीं आता जो पिछली किसी आग की घटना से अलग हो। सवाल यही उठता है कि क्या हम इन घटनाओं के बाद जो बहुत जल्दी सामान्य हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह की लापरवाहियां और इस तरह से जो घटनाक्रम है, मतलब अगर गोवा में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद उस पब के अगर मालिक फरार हो जा रहे हैं, तो ये तो सिस्टम को मुंह चिढ़ाना हुआ। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि ये घटनाएँ होती हैं और फिर अगले दिन लोग भूल जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। आपको याद होगा कि 8 साल पहले कमला मिल्स में भी एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी, 13 लोग मर गए थे, बहुत लोग घायल हुए थे। मुझे याद है बिस्ट्रो मोजो नाम था उस रेस्टोरेंट का, और वन अबव। और लोग क्यों मरे थे? क्योंकि वो बाथरूम में छुपने के लिए गए थे, वहाँ पे सफोकेट हो गए। अब आप गोवा में भी देखिए जो हुआ है, उसमें लोग किचन में भागे हैं, बेसमेंट में नीचे भागे हैं और वहाँ पे धुएँ में सफोकेट होके मर गए। मुंबई में भी हुआ था कि जो एग्जिट एरियाज थे वहां पे इनफ्लेमेबल मटेरियल रखा था। एग्जिट एरियाज, जो फायर एग्जिट एरियाज थे, वो ब्लॉक थे। और वही पैटर्न गोवा में देखा जा रहा है कि एग्जिट एरियाज जो थे ओपनली दिख नहीं रहे थे, लोगों को मालूम नहीं था। और गोवा में 20 लेबरर्स जो वहां किचन में कुक्स काम कर रहे थे, आप ये सोचिए, ये गरीब लोग बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, दूर दूर से आए हुए थे। 5 पर्यटक मरे, लेकिन 20 लोग जो थे वो गरीब, जो हर महीने खर्चा अपने बच्चों को भेजते थे, को भेजते थे, आज वो सब बच्चे परिवार अनाथ हो गए। और जो आपने सही कहा कि जो ओनर थे लूथरा ब्रदर्स, वो दोनों फरार हो गए, फुकेट में बैठ के दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम दिखाता है कि पहली बात, ऐसे बेसमेंट में आपने अलाउ क्यों किया? फायर का आपको NOC नहीं था, लाइसेंस में नहीं परमिशन थी, तो भी आपने कैसे चालू किया? साफ दिखता है कि गोवा पुलिस को हफ्ता मिल रहा था, पॉलिटिशियन को, लोकल कॉर्पोरेटर को पैसे मिल रहे होंगे। गोवा में जिस तरह से ये रेस्टोरेंट्स और पब्स बने हैं विदाउट एनी परमिशन, टोटल वायलेशन, ये सिर्फ कॉर्पोरेशन की, पुलिस की मिलीभगत से चलते हैं। और
इतने लोग मर गए, 25 लोग यहाँ मर गए। कमला मिल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो वन मोजो में आग लगी थी, 8 साल बीत गए लेकिन आज तक उसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। तो इसका मतलब जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो आज तक चैन से बैठे हुए हैं, नए नाम से होटल चला के, रेस्टोरेंट चला के काम कर रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो दोषी है उसको हम पकड़ते नहीं है, अरेस्ट नहीं करते हैं। कैसे इनको हिंदुस्तान छोड़ने मौका मिला, उसी वक्त इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया गया? लुक आउट सर्कुलर आप बाद में निकालते हैं। जैसे दिखा जाता है कि पुलिस पिक्चरों में दिखते हैं कि जब सब हो जाता है तब पुलिस थकी पिटी पहुंचती है। गोवा पुलिस का वही हाल है। और शायद ये जो पूरे लूप होल्स हैं और इस तरह के पूरे मामले जो सामने आए हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल नहीं सेट किया, उसकी वजह से इस तरह की स्थितियां आती हैं। विक्रम सिंह सर, बड़ी तकलीफ होती है, मतलब और मैं इसका एक बहुत छोटा उदाहरण देना चाहूँगा जिसके ज़रिए इस पीड़ा को शायद समझने की आवश्यकता है। आप घर में कुछ पकाते हुए या किसी और वजह से अगर एक छोटी सी चिंगारी या कोई कहीं से भी आपका हाथ जल जाता है, आपको कहीं से शॉक लग जाता है, आप बड़े लंबे समय तक उस जलन से, उस पीड़ा से जूझते हैं। आप उस पर लाख मरहम लीजिए, लेकिन वो पीड़ा लंबे समय तक, वो कितनी भी ठंडक उसे दे लीजिए, वो जाती नहीं है। यहाँ तो इंसान जल जा रहे हैं, जिंदगियां, परिवार खत्म हो जा रहे हैं। क्या इतने वर्षों में हम एक तंत्र नहीं विकसित कर पाए हैं कि गोवा जैसी जगह पे, जहाँ पे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जहाँ पर इस तरह का इकोसिस्टम है, जहाँ पर शायद हर चीज़ चेक होनी चाहिए, और गोवा ही क्यों, देश के हर हिस्से में होनी चाहिए, घटनाओं का स्वरूप नहीं बदल रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, और आभा जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूंगा कि जिस बेशर्मी के साथ गोवा प्रशासन और पुलिस ने इस तरीके का एक आग का तांडव होने दिया, मैं कह रहा हूं होने दिया, क्योंकि उनका एनओसी एक्सपायर हो चुका था। जो गाइडलाइंस और मानक थे उनका एक भी, अगर 18 बिंदु होते हैं, एक भी बिंदु का अनुपालन भली भांति सुनिश्चित नहीं हुआ। एक तरीके से उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, मैं स्पष्ट कहूंगा कि एनओसी और निरीक्षण, इंस्पेक्शंस बन गए हैं ऊपरी आमदनी पैदा करने के लिए। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये माध्यम हो गया है, और ये सर्वविदित है। गोवा ही में नहीं, पूरे भारत में ये कुरीति चल रही है और छत चढ़ के बोल रही है। और इस तरीके के अगर हमने अवसर दिए, इस तरीके का अगर हमने भीड़ भाड़ इकट्ठा होने दी, भीड़ भाड़ के साथ साथ वहां पर पुआल और इस तरीके का, जिससे कि वहां पर एक शैक का लुक हो जाए और आग हम पटाखे अंदर चलाए, तो मैं समझता हूं कि कितनी लापरवाही आपने की होगी। एक तो घर के अंदर और ऑडिटोरियम में पटाखा चलाने का कोई औचित्य नहीं, जहां ज्वलनशील पदार्थ है वहां पर नहीं है। पहलगाम में भी हमारे 25 लोगों की असामयिक हत्या हुई थी, और यहां भी लगभग 25 मारे गए। कम से कम किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु एक अभूतपूर्व क्षति है समाज की और देश की। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आकलन है, और जिस तरीके से गौरव और सौरभ लूथरा पलायन कर गए, भूमिगत हो गए, ये भी बहुत बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न उठता है हमारी कारगुजारी का, हमारी कार्य पद्धति का। नाका नहीं, सबसे पहले जब शक की सुई जाती है तो सबसे पहले लूथरा बंधुओं को ही गिरफ्तार होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि इसकी भी जांच की जाए कि जब इतना बड़ा कांड हो गया तो उनको क्या फ्लाइट खड़ी थी वहां पर, क्या फ्लाइट इंतजार कर रहे थे, कैसे पहुंच गए, कैसे उन्होंने फ्लाइट ले ली, उनके ऊपर क्या रोकने की कोई कोशिश की गई? और आज भी उनकी गिरफ्तारी के ऊपर क्या 10-10 लाख रुपए का इनाम किया गया? और अगर नहीं किया गया तो कौन सी संलिप्तता है, मजबूरी है, और कौन सा ऐसा याराना है कि आप कठोरतम कार्रवाई करने से अपने को बचा रहे हैं? और हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कोई नसीहत नहीं ली। पुराने जो घटना हुई थी, दुर्घटना, हमने कोई उनसे नसीहत न लेकर के, जो इंप्रूव होता है, लेसन्स लर्न, ना हमने कुछ सीखा है, ना हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। हमको बहुत कुछ इसमें देखना है कि आगे भी गोवा ही में नहीं, जहां कहीं भीड़ इकट्ठा होती है, दोबारा कोई त्रासदी न हो, तो जो मानक है उसका भली भांति अनुपालन सुनिश्चित करें, और जो नहीं कर रहा है एक चीज है सर, और मैं शायद अलग अलग घटनाओं का उदाहरण जो हम दे रहे हैं उसमें एक चीज समझ में आ गई है कि शायद कानून जो है ना वो सिर्फ कमजोरों के लिए ही काम करता है। बाकी जिनके पास पावर है, जिनके पास पहुंच है, वो इस तरह के मामलों के तमाम लूप होल्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उसका फायदा भी उठाना जानते हैं। नीलम जी, हमें जरा बताइए अपने अनुभव से,
भारत में खास तौर पे, और आप लोग तो एक बड़ी अपफ्रंट से इन तमाम चीज़ों को देखती हैं, खास तौर पे जो ये कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो भी बहुत असर नहीं डाल पा रही हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अगर आप देखें इतने सारे अग्निकांड हुए हैं और ऐसा कौन सा केस है जो आज तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? सिर्फ एक केस। जैसे अभी आभा जी ने कहा कि कमला का मिल्स में जो फायर ट्रेजेडी हुआ उसका भी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, जबकि इतने साल हो गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में उपहार ट्रेजेडी केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजा दी? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओल्ड एज देख के उनको जाने दिया, बोलिए कोई बात नहीं आप बूढ़े जाइए, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक मैसेज जाए सोसाइटी में, डेटरेंट इफेक्ट, और डेटरेंस तो कहीं से ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ रुपया फाइन दिया, बोला दिल्ली सरकार को दीजिए क्योंकि उससे एक ट्रॉमा सेंटर लगेगा। दिल्ली सरकार ने ट्रॉमा सेंटर तो नहीं लगाया, ये मालूम नहीं 60 करोड़ रुपया कहाँ गया। तो मेरे हिसाब से तो वो दिल्ली सरकार को एक रिवॉर्ड दिया गया कि अब क्योंकि दिल्ली सरकार इक्वली कॉम्प्लिसेट थी इस पूरी ट्रेजेडी में, क्योंकि डीएफएस के लोग, एमसीडी के लोग, दिल्ली विद्युत बोर्ड के लोग सब दिल्ली सरकार के ही लोग थे। इन्हीं लोगों ने इनको एमसीडी दिया, वो एनओसी दिया। डीएफएस वाला तो कैजुअल लीव पे था जिस दिन उसने एनओसी दिया। तो एक तरह से अगर आप दिल्ली सरकारों को आप अवार्ड देंगे सजा देने की बजाय, तो क्या ये लोग एनकरेज नहीं होंगे? और क्योंकि अंसल्स पैसे वाले लोग हैं उन्हें जाने दी दिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश में एक सख्त कानून लाया जाए, जिसमें पिछले 2008 से एडवोकेसी कर रही हूँ। एक स्पेशल कानून होना चाहिए टू डील विद मैन मेड डिजास्टर, और उस कानून के तहत कम से कम ऐसे लोगों को 10 से 14 साल की सजा होनी चाहिए, और विद डायरेक्शंस द ट्रायल शुड कंक्लूड विद इन 2 years। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और लोगों की आग की वजह से मौत ना हो, तो आपको एक कानून लाना पड़ेगा। मैं इतने सालों से इसकी गुहार लगा रही हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे एक कंसल्ट पेपर जारी किया है विच इज ऑन द वेबसाइट। मैं सरकार को चिट्ठी लिख चुकी हूँ, लेकिन सरकार उस पर बहुत चुपचाप बैठी है। इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में बदलाव लाया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक मैनमेड डिजास्टर के लिए भी हम कुछ कानून लाएं। पिछले 28 साल में मेरी ये पूरी कोशिश रही है कि जो नुकसान मैंने झेला है, जो जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, वो किसी और के साथ ना हो। इसी वजह से हम चाहते हैं कानून लाएं, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्योंकि क्या वजह क्या है? क्योंकि जितने मल्टीप्लेक्सेस होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत आते हैं, और सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को बचाना चाहती है, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि जिस दिन इनकी अकाउंटेबिलिटी हो गई, उसी दिन ये लोग अंदर चले जाएंगे, और ये सरकार बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहती हूँ, जैसे जो लुथरा ब्रदर्स जो भाग गए हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी सीज कीजिए, उसको बेचिए, और 25 जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन दीजिए। सरकार ने मजाक बनाया 2 लाख रुपया कॉम्पनसेशन देने के लिए, वो एक्स ग्रेशिया। 97 में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू 1 लाख थी, तो हमारे देश में यही एक आदमी की कीमत। और जिस दिन आप इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके बेचेंगे, आप देखिए वो भागे भागे आएंगे फुकट से, बोलेंगे नहीं हम अपने आप को दोषी, हम प्रूव करेंगे कि हम दोषी नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे। लेकिन यहाँ तो सब उनको बचाने के लिए, मेरे से पहले इन सब ने गंभीर सवाल है, आपने सही कहा नीलम जी, और हम उस पूरे संघर्ष में आपके साक्षी रहे हैं। और मैं इस सवाल के साथ आऊंगा खासतौर पे, और विक्रम जी आपसे शायद बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि नीलम जी ने तो मतलब जो नीलम जी का संघर्ष रहा, जो लड़ाई रही, उसमें तो पब्लिक साथ थी, कितनी चीजें थी, उसके बावजूद उसमें क्या हुआ वो हम सब ने देखा। इन सब के बीच में हमारे साथ मनीष के बहती साहब जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है हाउस सर्विसेज से। मनीष, आप इस सेक्टर से आते हैं, आप इस सेक्टर को बहुत करीब से देखते हैं, और ख़ास तौर पे ये पूरा जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, ये सर्विस और आपके बिहेवियर और आपके कंज्यूमर के प्रति जवाबदेही पे ही टिका हुआ है। मतलब पूरा बिजनेस ही है, पूरा इकोसिस्टम ही। आपको नहीं लगता इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट खराब करते हैं, और वाकई अब शायद इस इकोसिस्टम के बाकी स्टेक होल्डर्स को आगे आके बहुत मुखर होना पड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नीलम जी से पूरी वाकफियत रखता हूं, मैंने बड़े ध्यान से सुना उन्होंने क्या कहा है।
देखिए, जब तक हम इसके लॉज को बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, ये हादसे ऐसे होते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री टूरिज्म के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच एम्प्लॉयज पीपल इन दिस कंट्री। और इसकी इमेज इतनी खराब होती है जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही लालची लोग हैं जिनको और लालची ऑफिशियल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ऐसे, मैं तो कहूंगा, हत्याकांड होते हैं। दिस इज मर्डर। दिस काइंड ऑफ leniency towards following basic tenets of fire sprinkler systems and fire extinguishing systems is murder. So इसमें पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। गोवा का एक नाम है कि भाई सारी दुनिया वहां जाती है सर्दियों के मौसम में, क्या पूरे साल ही जाती है अपने आप को एंजॉय करने, पार्टी करने। इससे क्या इंप्रेशन देंगे आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप अपनी ही इंडस्ट्री के पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। और फॉरेनर्स जो हैं, वैसे ही हमारी इमेज जो है इतनी अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बस ये और चीजें रह गई हैं जो रही सही इमेज को भी सत्यानाश कर दे, थैंक्स टू गवर्नमेंट एपेथी एंड द शेयर केयरलेसनेस एंड ग्रीड ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मुझे बहुत अफसोस है इस सब को देखकर। क्या मतलब फिर समाधान क्या है? मतलब क्योंकि सारे पैनल में मौजूद यही लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के एक्शंस होने चाहिए, जिस तरह का लॉ होना चाहिए, जिस तरह के इमीडिएट रिसेप्शन होना चाहिए, हर मोर्चे पर हम विफल हैं। नहीं, लाइक आई सेड, इसका वी हैव टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ दिस। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबारों ने छापा है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स थे जो in connivance with these Luthra brothers, उनकी ऑब्जेक्शंस जो रेज करी गई थी, लेजिटिमेट ऑब्जेक्शन जो रेज करी गई थी लोअर लेवल्स पे, उन्होंने कहा तुम फाइल को बंद कर दो। और तरह तरह के आरोप उठाए जा रहे हैं पॉलिटिशियंस पे भी और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। अब उपहार ट्रेजेडी जब हुई थी, उसके बाद उठना लाजमी है। सुशील अंसल गए थे ना जेल में। बिल्कुल। उसके बाद से टचवुड अभी तक कोई ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हुआ है, ना मुझे उम्मीद है आगे सिनेमा हॉल्स में होगा। तो सिमिलरली इन लूथरा ब्रदर्स का एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ये कैसे उठ के भाग सकते हैं टू थाईलैंड? मतलब हमारी सरकार ने लुकआउट नोटिस इशू किया है इंटरपोल पे, इनको लाकर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा है नीलम जी ने कि क्या हमारी जान की वैल्यू केवल 2 लाख रुपए है? एक ने दिए 2 लाख एक्सग्रेशिया, एक ने दिए 50,000। ये मजाक है? आप लाखों रुपए इधर उधर बांट रहे हैं। 50 हजार रुपए बिहार में हर लेडी के अकाउंट में जाए जा रहे हैं। क्या ह्यूमन वैल्यू कुछ नहीं है? पैसे की बात नहीं है, यहाँ सेंटिमेंट की बात है। बिल्कुल। सो वी हैव टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ दिस। इसके बाद भारतवर्ष में इन द ईयर 2026 ऑनवर्ड्स there should be such strict laws against nightclubs and restaurants as far as the statutory compliances are concerned कि लोगों का दिल दहल जाए कि अगर वो ऐसी हिमाकत दोबारा करें। बिल्कुल सही कहा। सरकार को स्टेप इन करना होगा इसमें। बिल्कुल। और वाकई शायद बड़े एग्जाम्पल सेट करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी कि आपने अपने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आप इस चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। और अच्छी बात है कि उस सेक्टर से आते हुए भी आप इस गंभीरता को समझ रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये तमाम वॉइसेस आप जैसी और उठेंगी तो और ज्यादा फर्क आएगा। आभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आखिर क्या मुश्किलें हैं? मतलब ऐसी क्या चीज है जो रोक रही है बड़े एग्जाम्पल सेट करने में? सबसे पहली बात है कि ये जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो पैसे वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। वो जानते हैं कि कैसे फायर की एनओसी लाई जाती है। सबको मालूम है फायर डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। मुंबई में तो हर बिल्डर जो है फायर डिपार्टमेंट से पैसे देके एनओसी ले आता है। और आप देखिए जिस तरह की फायर मुंबई में लगी हैं, कोविड में हॉस्पिटल्स में फायर लगी, बच्चे इंक्यूबेटर्स में मर गए, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। तो करप्शन जो है सबसे बड़ी चीज है, वो जो जिससे हमको फाइट करना है। और ये करप्शन हर लेवल पे है। बीएमसी के लेवल पे है तो गोवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी जिनका जो उस एरिया का
ऑपरेटर था, जो उस एरिया का एसएचओ था, जिस पॉलिटिशियन ने इनको प्रोटेक्ट किया, इन सब पे इंक्वायरी होके इनको एक्सपोज किया जाना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे तो हमारे यहाँ ऐसे ही टूरिस्ट वर्कर्स उनको हाथ जब वो उनके साथ इस तरह के हादसे होते रहेंगे। कमला मिल्स में भी कोई मालिक नहीं मरा था, गोवा के भी रेस्टोरेंट में कोई मालिक नहीं मरा, ये अपनी जान बचा लेते हैं और जो इनोसेंट टूरिस्ट होते हैं, इनोसेंट वर्कर्स होते हैं, वो हाथ धो बैठते हैं। मुझे लगता है इस तरह के केस में फायर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी जो है उनको डिसमिस किया जाए। जब 8 साल तक कमला मिल का ट्रायल ही नहीं हुआ तो जो वहां पे फायर ऑफिसर थे वो तो वीआईपी सेलिब्रिटी बन के पार्टीज अटेंड करते रहे और आज बाइज्जत रिटायर होके चले गए। तो वही चीज गोवा में होगी। तो आप विद इन टाइम फ्रेम अकाउंटेबिलिटी करिए, केस का ट्रायल करिए, 6 महीने में पनिशमेंट दीजिए, उसके बाद चीजें सही होंगी। जब तक हम इस तरह से करते रहेंगे, आग लगती रहेगी, आप और हम डिबेट करेंगे और उसके बाद कहानी चलती रहेगी करप्शन की, आग की, लोगों की जान की। बिल्कुल, ये यही प्रश्न है कि शायद हम अपने देश में इस वक्त की जो स्थितियां हैं ना उसमें बड़े बहुत जल्दी सामान्य हो जाते हैं। हमें शायद फर्क पड़ना बंद हो गया। विक्रम जी, क्या एक मूवमेंट की आवश्यकता आपको महसूस होती है? क्योंकि एक दौर होता था जब कोई घटना होती थी और वो एक मूवमेंट में तब्दील हो जाती थी। नीलम जी सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि नीलम जी ने मतलब उस लड़ाई को एकदम उसके परिमाण तक पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, इतनी पीड़ा के बावजूद। अभी उस तरह का मूवमेंट नजर नहीं आता। मतलब इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया कि हम बड़े जल्दी सामान्य हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस एनी लॉन्गर। नीलम जी की पीड़ा हम सबकी, पूरे देश की पीड़ा थी और है और हम सदैव रहेगी। वो घाव भरने वाला नहीं है। कानून की कमी नहीं है, कानून के निष्ठापूर्वक अनुपालन, फेथफुल कंप्लायंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, उसमें कमी है। आबा जी ने बड़ी माकूल बात कही, भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक आकंठ जब डूबा रहेगा तो ये कहावत है, समरथ को नहीं दोष गुसाएं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। जैसे होते हैं देवता वैसा ही होता है पूजन। और यहां पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि मालदार लोगों के लिए कानून की किताब वही है, लेकिन उसका अनुपालन अलग है। हम यही कह सकते हैं कि टेस्ट केस प्रत्येक राज्य में ऐसे 2 केसेस हम ले लें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको 30 दिन 45 दिन में उनको सजा करा दे और फिर देखिए कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लेकिन क्या वो प्रबल इच्छा शक्ति हमारे अंदर है? मुझे कम से कम ऐसे कोई सकारात्मक आसार अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जब गोवा ऐसे प्रगतिशील राज्य में इस तरीके से सौरभ और गौरव लूथरा पलायन कर सकते हैं, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा नहीं होगी, उनके चल अचल संपत्ति अब तक अटैचमेंट के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या आशावान नहीं हूं। लेकिन हो सके मैं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक कठोर कदम बिल्कुल हो जाए कि आधा कसाई और आधा पुलिस अधिकारी हो और इनके ऊपर बिल्कुल कहर बन के टूट पड़े। कम से कम एक मिसाल तो हम कायम करें। ये कोई जरूरी थोड़ी ही है कि जो मृतक हैं वो किसी और के परिवार के हैं, वो सब हमारे ही परिवार के हैं। और इसकी पीड़ा को, वेदना को अगर समझेंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम इन प्रकरणों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे जिसकी की आवश्यकता है। और वाकई शायद बहुत निजी तौर पर इन चीज़ों को देखना होगा, चाहे सिस्टम में शामिल लोग हों, चाहे नीति नियंता हों, या फिर इस तरह की तमाम गतिविधियों में शामिल लोग, उन सभी को शायद बहुत ही ह्यूमन ग्राउंड पर चीज़ों को देखना होगा। हर चीज़ ऑर्डर बुक और प्रॉफिट लॉस के सिद्धांतों पे नहीं चलती है। नीलम जी, हमें ये बताइए कि मतलब आपका जो अनुभव रहा है, मतलब वो तो पूरी दुनिया जानती है, हमें बताइए कि शुरुआत कहाँ से मतलब चीज़ें होती हैं? मतलब नेगोशिएशन या समझौते का दबाव, ये सब क्या शुरुआत से ही बनाने की कोशिश हो जाती है जब इस तरह के ताकतवर लोग इन्वॉल्व होते हैं, या इन्फ्लुएंस इस तरह का इन्वॉल्व होता है? आप ये जानना चाहते हैं शुरुआत केस प्रूव करने में या नेग्लिजेंस करने में? बात दोनों में। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पीड़ित के साथ भी ये नेगोशिएशन होती है कि साहब आप पीछे हट जाइए, या किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा और ये बात शुरू से ही शुरू हो जाती है। जब देखते हैं कि पहले तो सोचते हैं कि खोज होगा नहीं क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पुलिस उनके साथ है, पूरी गवर्नमेंट एजेंसीज उनके साथ है। फिर जब वो देखते हैं कि विक्टिम्स काफी स्ट्रांग हैं, जो हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने हर तरह का दबाव डाला। देवर ऑफर्स, बहुत ऑफर किया इन्होंने। उसके बाद जब वो नहीं चला
तो इन्होंने हर जगह मुझे थ्रेट करना शुरू किया, धमकी पे धमकी। मैं कोर्ट में जाती रही तो वहां वकीलों के जरिए धमकी, और हर तरफ ये कोशिश की कि किसी तरह नेगोशिएशन हो। जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ कर दी, ताकि सबूत ही नहीं रहेंगे तो प्रूफ कहां से करेंगे। और जब उस केस में भी हमने उनको पकड़ लिया तो उसमें भी एफआईआर और उसमें भी कन्विक्शन हुआ। तो देखिए, इनकी पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरह हम लोग इनसे नेगोशिएट कर लें और केस वहीं खत्म हो जाए। पर ये बात नेगोशिएशन की नहीं है। यू डू नॉट नेगोशिएट ओवर योर चिल्ड्रंस डेड बॉडी। I have lost my children. It is everything to me. What these people did is unpardonable. और उसके बाद इनका अप्रोच देखिए, इन्होंने आज तक कभी एक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दी, कभी ये नहीं कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस हादसे के। उसके बाद उन्होंने जो भी कदम उठाए वो पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद इन्होंने अपनी जुडिशरी में भी दे मैनेज्ड, एवरीबॉडी नोज इट। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उनको बोलते हैं कि दोषी हैं, फिर बोलते हैं अच्छा बूढ़े हैं आप जाइए, एक सलाह, फिर आप बोलते हैं, एक सलाह जो आप अपने अनुभव से देना चाहेंगी वो क्या होगी? क्योंकि आप भी जानती हैं कि अब इस पूरे मामले में ये सारी चीजों जिन शंकाओं का आप जिक्र कर रही हैं वो शायद इस केस में भी देर सवेर लेकिन सही या गलत साबित हो सकती हैं। तो सबसे अहम सलाह आप क्या देंगी जो भी इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले जरूरी ये होगा कि जितनी विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो सब इकट्ठी हो जाएं, एकजुट होकर लड़ना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि पैसे वाले लोगों से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो एकजुट होइए, एक एसोसिएशन बनाइए, एक अच्छे वकील को रखिए। काफी अच्छे पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं हिंदुस्तान में, और अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी उनको एडवाइस कर सकते हैं तो आई एम ऑलवेज ओपन कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। पूरी रिपोर्ट्स निकलवाइए, जो तहकीकात होगी। इन्होंने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ दे डोंट कंसील थिंग्स, क्योंकि सरकार तो उनकी अपनी है, एक इंक्वायरी लीजिए, अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि हम लोग आम आदमी हम नहीं कर सकते, मैंने भी बहुत कुछ किया है इन 28 साल में। और उसके बाद जो पुलिस ने जो एफआईआर की है, जितनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, उन्हें पढ़िए, खुद पढ़िए, सिर्फ वकीलों के ऊपर भरोसे मत रखिए। और देखिए कि व्हाट आर द लूपहोल्स, कहाँ इन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया ऑन फायर सेफ्टी नॉर्म्स। कब इनको when all they were issued notices to comply with those rules, and who was the officer in charge who did not help them, who did not carry out those rectifications, who did not seal their premises when they should have been sealed। मेरे हिसाब से जो हमें अभी चाहिए, जो भी लोग वहां जाके एनओसी देते हैं, एक फायर सर्विसेज जो फायर डिपार्टमेंट होता है उनकी वेबसाइट पे उनके एनओसी की रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए। जो ऑफिसर है जिसने वो रिपोर्ट दी है उसके नाम होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए, ताकि कोई हादसा हो सो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। जब तक हम ये सरकारी लोगों को भी दोषी नहीं पाएंगे और इनको सजा नहीं देंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। शायद सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, और बड़े उदाहरण जब तक नहीं सेट होंगे, जब तक बड़े एग्जाम्पल नहीं सेट होंगे, तब तक जिंदगियां ऐसी जाती रहेंगी, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मैं शुक्रिया करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट्स का, अपने तमाम मेहमानों का। नीलम जी, थैंक यू सो मच। विक्रम सर, हमेशा अच्छा रहता है आपके इनसाइट्स। आभा सिंह जी, विक्रम जी, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अब हमें इस तरह के हादसों पर डिबेट या डिस्कशन ना करना पड़े। इट्स हाई टाइम। शायद हर तरह से अब बेहतरी की ओर देखना होगा और जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।